हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधे क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सेकेंड ईयर में सोशोलॉजी को लेकर के सामाजिक विकास एवं परिवर्तन वाली सीरीज में सेकेंड सेशन हमारा आज होने जा रहा है और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे अपने क्रम अनुसार ही सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप पर। और सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप के अंतर्गत दोस्तों आज हम इसके अर्थ, परिभाषा, विशेषता, इसके विभिन्न स्तर है ना, और डार्विन का सिद्धांत समझने का प्रयास करेंगे। डार्विन सिद्धांत की उद्ध विकास का सिद्धांत, जो भी उद्ध विकास का सिद्धांत दिया गया है उस पर पूरे अच्छे से आज चर्चा करेंगे और जानेंगे आज के पूरे सेशन में कि ये उद्ध विकास एक्चुअल में क्या होता है ना। ये उद्ध विकास की जो टर्म है, इस टर्म के बारे में पूरे व्यवहारिक रूप से और एकदम सटीक रूप समझने का प्रयास करेंगे ताकि कोई भी डिफिकल्टीज आपको ना रहे। प्रारंभ करूं उससे पहले बता दूं, ये सेशन जो है दोस्तों मेजर, माइनर और इलेक्टिव, जिसका भी सब्जेक्ट है, मेजर हो, माइनर हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा, समान रूप से उपयोगी होगा। और सभी यूनिवर्सिटियों के लिए दोस्तों ये अवेलेबल है। सभी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट इसको फॉलो कर सकते हैं यदि आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट और ये सीरीज है तो। इन सब के अलावा इसके अगर दोस्तों बात करें तो टॉपिक वाइज टॉपिक हम सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, और सेशन डेली क्लासेस ये 6 बजे इवनिंग में 6 बजे ही होगी इसकी, है ना, और न्यू बैच पर आधारित है पूरी तरह से ये। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है और फर्स्ट यूनिट में एक सेशन हमारा हो चुका है जिसमें हमने सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा पर चर्चा की थी, है ना। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप पर। और सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप के अंतर्गत आपको 4 विशेष टर्मों के बारे में पढ़ना होगा। 4 कौन कौन सी टर्म होगी? एक तो होगा उद्ध विकास और प्रगति, माफ कीजिएगा, उद्ध विकास और क्रांति, और वहीं एक होगा प्रगति और विकास। क्लियर है? तो उद्ध विकास और क्रांति को एक साथ पढ़ेंगे, वहीं प्रगति और विकास को एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं इसमें कुछ आपको वर्क देने वाला हूं और उसको आपको ही आपको कंप्लीट करना है उस वर्क को भी। और थर्ड जो टॉपिक होगा हमारा वो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत पर होगा। अच्छा, तो आज का वर्क क्या होगा मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सीरीज को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, और एक ही सेशन मात्र हुआ है तो ये प्रारंभिक दौर ही है, अभी सीरीज का कंटिन्यू कर ही रहे हैं। दोस्तों आज के सेशन में मैं आप लोगों को उद्ध विकास, जो कि एक डिफिकल्ट टर्म हो सकती है आप लोगों के लिए, उसको मैं एकदम व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद में आपको पुस्तक से क्रांति वाला कंसेप्ट पढ़ना है जो कि बहुत इजी कंसेप्ट है और जो पिछले कई वर्षों से आप इसको पढ़ते भी आ रहे हैं। उसी प्रकार से अगले सेशन में मैं आपको प्रगति का कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा और उसके बाद में प्रगति के कंसेप्ट के आधार पर ही विकास वाले कंसेप्ट को आपको स्वयं से कंप्लीट करना होगा, है ना। इतना तो आप करते चलिएगा जिससे कि देखिए क्रांति, अगर आप पहले उद्ध विकास को बेहतर तरीके से समझ लेंगे ना तो उसी के परिप्रेक्ष्य में क्रांति का संबंध क्या हो सकता है उद्ध विकास से, और क्रांति किस प्रकार की होती, क्या सामान्य धारणा है, ये आप समझने में आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसी तरह से अगर प्रगति को हम अच्छे से समझ लेंगे तो विकास को समझने में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना। चलिए, तो आज के सब्जेक्ट में हम क्या क्या देखने वाले हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के सब्जेक्ट में हम उद्ध विकास से संबंधित ही 4 टर्मों को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उद्ध विकास के अर्थ पर, क्लियर है, मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन पर बात करेंगे। उसके बाद में हम डेफिनेशन पर बात करेंगे और कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, जैसे कि कुछ विशेषताएं देखेंगे, प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हो सकती है उद्ध विकास की। और उसके बाद में उद्ध विकास के विभिन्न स्तर, जो कि आज के सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपका, सामाजिक उद्ध विकास के विभिन्न स्तर। और इन स्तरों के माध्यम से आप ये जानेंगे कि हम, अर्थात कि मनुष्य जो है, प्रारंभिक दौर से लेकर के आधुनिक दौर में आने में उसने कौन कौन सी स्टेप को पार किया है, कौन कौन से संघर्ष किए हैं, अर्थात कि कौन कौन किस किस परिस्थिति से गुजर करके और हम आज की आधुनिक अवस्था तक आ पहुंचे हैं, है ना, प्रारंभिक दौर से। क्लियर है? तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप हम इनका अध्ययन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करें उससे पहले आज जो हम कंटेंट पढ़ने, जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का क्वेश्चन क्या होगा, जरा क्वेश्चन भी एक बार पढ़ लीजिए जिससे कि आपके अंदर एकदम मस्तिष्क में क्लियर हो जाए कि हमें क्या आज के टॉपिक में सीखना है, क्या समझना है। ठीक है ना। पर तो सबसे पहला होगा उद्ध विकास से क्या आशय है, अर्थात कि उद्ध विकास का हम सबसे पहले अर्थ देखेंगे। उसके बाद उद्ध विकास की प्रक्रिया, क्लियर है, प्रक्रिया अर्थात कि अंतिम चौथा पॉइंट याद कीजिए जिसमें विभिन्न स्तरों की मैंने बात की है। ठीक है ना। तो उद्ध विकास का अर्थ और उद्ध विकास के विभिन्न स्तर आपको इसके अंतर्गत बताने हैं। दूसरा प्रश्न है सामाजिक उद्ध विकास क्या है,
यहां पर क्या पूछा गया, सामाजिक उद्विकास। तो दोस्तों उद्विकास और सामाजिक उद्विकास में डिफरेंस याद रखिएगा, है ना। उद्विकास और सामाजिक उद्विकास, जैसे अगर हम बात करें सिद्धांत, है ना, और एक सामाजिक सिद्धांत, तो सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, सिद्धांत की अवधारणा की बात करते हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार के सभी प्रकार के सिद्धांत आ जाते हैं। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि सामाजिक सिद्धांत की, तो हम पर्टिकुलर एक क्षेत्र के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, अर्थात कि समाज के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उसी तरह से उद्विकास की भी बात करें तो उद्विकास जो है दोस्तों सभी क्षेत्रों में, प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है, प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सामाजिक उद्विकास की, तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में लागू होने वाले उद्विकास की, ठीक है ना। तो यह सामाजिक उद्विकास का अर्थ बताना है, एकदम डिफरेंट है ये उद्विकास से। उसके बाद में इसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करना है। जो अवस्थाएं बताई है मैंने, स्तर वाला ये सेम रहेगा। इज इट क्लियर ना। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं, अपने डायरेक्टली कंटेंट पर आते हैं और वन बाय वन करके इन सभी पॉइंटों को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। बस ध्यान से सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सोशियोलॉजी आप जानते भी, अगर एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपको ना कुछ याद रटना होता है, ना कुछ याद करना होता है। बस अच्छे से उसको एक बार समझ लीजिए, समझ लिया, समझ जाइए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा, एक बात और बता दूं, अगर कोई नए स्टूडेंट हो जो पहली बार मुझको फॉलो कर रहे हो ना, तो जब भी आप कभी आंसर राइटिंग करने बैठते हो तो आपको इसी फॉर्मेट में आंसर राइटिंग करनी है एग्जाम में। जिस फॉर्मेट में मैं आपके लिए यहां पर पीपीटी बना करके लेके आ रहा हूं, बिल्कुल एज इट इज करना, कोई चेंजेस नहीं करना है ना, कोई चेंजेस नहीं करना है। बिल्कुल एग्जाम में लिखने वाले फॉर्मेट की तरह ही मैं यहां पर आप लोगों के लिए सेशन लेकर आता हूं, क्योंकि जब आप इसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो आपको एक हैबिट हो जाएगी इसी फॉर्मेट में लिखने की, और इस फॉर्मेट में अगर आप लिखते हैं तो बहुत शानदार नंबर आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। क्लियर। चलिए, तो शुरू करते हैं। उद्विकास का अर्थ क्या है। सामान्य शब्दों की दोस्तों अगर हम बात करें, सामान्य अर्थ की बात करें, तो उद्विकास एक ऐसा विकास या एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु का आंतरिक रूप से विकास होता हो, आंतरिक रूप से शुरू होकर के बाहरी अवस्था में भी विकास होता हो। आसान शब्दों में समझिए, जब किसी वस्तु का आकार बढ़ता है समय के आधार, समय के अनुसार आकार बढ़ जाता है, मतलब उसका विस्तार होने लगता है। छोटे स्तर से, छोटे रूप से जब वो बड़ा रूप धारण करने लगता है, तो हम क्या कहेंगे कि उस वस्तु का क्या हुआ है, उद्विकास हुआ है। विकास नहीं हुआ है, उद्विकास हुआ है। उसकी बॉडी में जो परिवर्तन आ रहा है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले अपने स्वयं का, अपने स्वयं का अगर एग्जांपल ले दोस्तों, तो आप ये सोचिए कि आपने अपने जन्म से लेकर के आज तक कितने रूप बदले हैं। जी हां, कितने रूप आपने बदले। जन्म से लेकर आज तक आपने कोई कभी भी एक, ऐसा मत सोचिएगा आपको एक ही बॉडी मिली थी शुरू से। जन्म से लेकर के आज तक आपने कई बॉडियां चेंज कर ली है। और ये मेरा नहीं, ये गीता का ज्ञान है। गीता में जो श्री कृष्ण ने बताया था वो ज्ञान है ये, कि मनुष्य अपने जन्म से लेकर मरण तक कई शरीरों को धारण करता है और कई शरीर बदल लेता है। जैसे जब आप का बचपन था तो आप याद कीजिए वो आपके पास कैसी बॉडी थी, एक छोटी सी बॉडी थी, बड़ी कोमल बॉडी थी। लेकिन आज की बॉडी आपकी क्या वही है या चेंज हुई है? तो हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरी तरह उसको हटा करके नई बॉडी लाकर खड़ी कर दी, नहीं, बल्कि आपके उस बचपन वाली जो बॉडी थी, जो शरीर था, उसका उद्विकास हुआ है। और उसी का उद्विकास का परिणाम है कि आज आप इस अवस्था में हैं। समझ पाए? आइए अब इसकी थोड़ी शाब्दिक जो धारणा है उसकी ओर हम बढ़ते हैं आगे, है ना, जिससे कि आपको पूरी तरह से आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा कि उद्विकास एक्चुअल में है क्या। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा इसको, पूरा एकदम इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा। देखिए, एक सरल एवं सामान्य वस्तु का, एक सरल और सामान्य वस्तु का धीरे धीरे एक जटिल अवस्था में बदलना ही उद्विकास कहलाता है। जटिल अवस्था में बदलना ही उद्विकास कहलाता है। कोई सी भी वस्तु हो, जब वो एक आसान अवस्था से जटिल अवस्था की ओर जाती है, या फिर समझिए कि छोटे रूप से बड़ा रूप धारण करने लगती है, या उस वस्तु का फैलाव होने लगता है, तो उसी अवस्था को हम, उस वस्तु की उस अवस्था को ही हम यहां उद्विकास के नाम से जानेंगे। इसको और अच्छे समझने के लिए पहले कुछ परिभाषाओं को भी देखेंगे, परिभाषाओं के साथ ही साथ में कुछ विद्वानों के विचार जरा देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। डार्विन साहब ने दुनिया में पहली बार उद्विकास की अवधारणा को प्रकट किया था। इसकी उद्विकास की जो अवधारणा है उसको प्रकट किया था, किसने किया था? डार्विन साहब ने।
लेकिन क्या कि इसी क्षेत्र में किया था क्या? चूंकि हम समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, तो हम समाज की बात कर रहे हैं, तो क्या डार्विन साहब ने भी सामाजिक क्षेत्र में ही जो है उद विकास की धारणा का प्रतिपादन किया था? तो जी नहीं। इन्होंने दुनिया में सबसे पहले, डार्विन साहब ने सबसे पहले दुनिया में उद विकास की धारणा का विवेचन जरूर किया था, लेकिन उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में नहीं बल्कि शारीरिक रचना के क्षेत्र में किया था। किसमें? शारीरिक रचना के क्षेत्र में। जैसे कि जीव शास्त्र में। जीव शास्त्र में क्या होता है? जिसमें जीवों के बारे में पढ़ाया जाता है, और डार्विन साहब ने ही बताया कि एक जीव जो है ना, जीव की जो शारीरिक रचना होती है ना, उस शारीरिक रचना में जो जैविक परिवर्तन होते हैं, जो जैविक परिवर्तन होते हैं, जैविक परिवर्तन मैंने अभी समझाया ना, बचपन में आपका शरीर और आज का आपका शरीर, तो बचपन से लेकर आज तक आपके अंदर जितने बदलाव हुए हैं वो सारे बदलाव उद विकास का ही परिणाम है ना? क्योंकि छोटी सी बॉडी और आज, समझ पा रहे ना? तो इस कारण से क्या है कि जो उद विकास की प्रक्रिया, डार्विन ने उद विकास की प्रक्रिया को जीव शास्त्र के अंतर्गत उसकी विवेचना करने का प्रयास किया, और विवेचना करके शारीरिक संरचना में जो जैविक परिवर्तन होते हैं उनको समझाने का प्रयास किया था। इनके बाद में अगर हम सामाजिक क्षेत्र की बात करें, तो सामाजिक क्षेत्र में हर्बर्ट साहब ने इसको एक्सप्लेन किया। समाज के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में समाज तथा सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के विकास को समझाने के लिए इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, या इस सिद्धांत को अपनाया था। तो ये दोनों विद्वानों के आपको नाम याद रखना है व्याख्या में, अर्थात की अर्थ में। डार्विन साहब ने सबसे पहले उद विकास की धारणा का प्रतिपादन किया, लेकिन जीव शास्त्र में जीवों की संरचना को समझाने के लिए, या जीवों की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को समझाने के लिए ना। लेकिन और इनके बाद में हर्बर्ट स्पेंसर आए, और उन्होंने जो है समाज के क्षेत्र में या समाज में होने वाले परिवर्तनों को समझाने के लिए उद विकास की संरचना का प्रतिपादन किया। क्लियर है इतना ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया एक सामान्य तथ्य जिसमें हमने उद विकास को थोड़ा मोटे मोटे रूप से समझने का प्रयास किया है। स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या बताया, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक एक बिंदु आपको समझ आने वाला है, एक एक डाउट जो आपके मस्तिष्क में ना वो सब खत्म हो जाएगा। पूरा बस विस्तार से और अच्छे से समझते चलिए, सुनते चलिएगा खाली बस, ठीक है ना? अच्छा आगे बात करते हैं हम इसके शाब्दिक अर्थ की, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उद विकास का शाब्दिक अर्थ समझाइए, है ना? तो उसके लिए ये माफ कीजिएगा ढाई लाइन जो है ना, ये थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए। शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इस शब्द की जो उत्पत्ति, कौन शब्द की, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अब चूंकि जो उद विकास है वो अंग्रेजी के इवोल्यूशन का क्या है, हिंदी ट्रांसलेशन है ना? अच्छा तो इंग्लिश का जो एवोल्यूशन है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इस वर्ड को कहां से लिया गया है? तो ये लेटिन भाषा से लिया गया। कहां से? लेटिन भाषा से लिया गया है। इवोल्यूशन शब्द को लेटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है? तो क्या लेटिन भाषा में भी इवोल्यूशन लिखा हुआ था? तो जी नहीं, जी नहीं, बल्कि लेटिन भाषा में एक अन्य शब्द था जिसका नाम था इवोल्वर। क्या नाम था? इवोल्वर, ठीक है ना? तो इस इवोल्वर शब्द से ही इवोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। अच्छा तो इस इवोल्वर शब्द का अर्थ क्या हुआ? तो भैया इसका अर्थ जो है ना, इसका अर्थ भी दो भागों में हम देखेंगे। इसके शब्द का दो अर्थ, इवोल्वर में जो पहले ई लगा हुआ है ना, इसका अर्थ कुछ अलग निकलता है और वोल्वर का अर्थ अलग निकलता है। तो इसका हम यहां पर संधि विच्छेद कर देंगे, संधि विच्छेद कर देंगे, ई धन इवोल्वर। तो देखिए ई का अर्थ होता है बाहर की ओर। क्या मतलब होता है इसका? ई का अर्थ होता है बाहर की ओर। वहीं वोल्वर, इसका जो दूसरा शब्द है, दूसरा जो पार्ट है, उसका अर्थ होता है फैलना। तो दोनों को हम मिला देंगे, ई और वोल्वर को मिला देंगे तो बन जाएगा इवोल्वर, जिसका अर्थ हो जाएगा बाहर की ओर फैलना, बाहर की ओर फैलना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे एक ना आपने बलून देखा होगा, बलून में जैसे जैसे हम हवा भरते जाते हैं वो बाहर की ओर फैलना चालू हो जाता है, लेकिन उसको उद्विकास नहीं बोलेंगे दोस्त, है ना? उसको उद्विकास नहीं बोलेंगे, है ना? एक एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने आपको, एक सामान्य धारणा, ठीक है ना? तो बलून में जैसे जैसे आप हवा भर डालते जाओगे वैसे वैसे उसका आकार बढ़ता चला जाएगा, मतलब वो बाहर की ओर फैल रहा है, उसका आयतन बढ़ता जा रहा है। तो उसको भी एक प्रकार से मस्तिष्क में याद रखने के लिए आप एक प्रकार से उसको उद्विकास कह सकते हैं, मान सकते हैं, सिर्फ इतना है ना। बल्कि मैं बता रहा हूं ना, वो वास्तविक उदाहरण उसका नहीं है, ठीक है? तो यहां पर इवोल्वर का अर्थ, ई का अर्थ बाहर की ओर और वोल्वर का अर्थ हो जाएगा फैलना, और दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा बाहर की ओर फैलना।
ठीक है ना। तो इसी शब्द से इवोल्यूशन लिया गया, इवोल्वर शब्द से इवोल्यूशन लिया गया, और इसीलिए इस इवोल्यूशन शब्द का अर्थ होता है बाहर की ओर फैलना। क्या होता है? बाहर की ओर फैलना। क्या क्लियर है यहां तक का ना? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, अगर यहां तक डाउट नहीं है तो आगे भी कोई डाउट नहीं आएगा। अब ध्यान सुनते चलिएगा, लेकिन समझिएगा दोस्तों, लेकिन प्रत्येक वस्तु का बढ़ना या फैलना, भले वो बाहर की ओर फैले, उद्विकास नहीं कह सकते। प्रत्येक वस्तु, जैसे मैंने अभी बताया ना कि बलून में हवा डालोगे आप तो फूलता जाएगा, उसका आकार बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बलून का जो है उद्विकास हो रहा है, नहीं, उसका उद्विकास नहीं हुआ है। इसी तरह से अगर मिट्टी का ढेर है ना, वो मिट्टी का ढेर धीरे धीरे अपना आकार बढ़ा रहा है, फैलता जा रहा है वो, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मिट्टी का ढेर जो अब धीरे धीरे, पहले एक कम स्थान घेर रखा था उसने, लेकिन समय के आधार पर धीरे धीरे जो उसका स्थान बढ़ता चला गया, वो फैलता चला गया, तो उसको भी हम उद्विकास नहीं बोलेंगे, वो कोई उद्विकास नहीं है। लेकिन हाँ, एक अंदाजा लगाइए, ये तो हमने मिट्टी का ढेर का बोला, लेकिन अभी एक सोच के देखिए, पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई? जो भी जियोग्राफी वाले स्टूडेंट होंगे उनको अच्छे से पता है, भूगोल के अंतर्गत पर्वत जो है, पहाड़ जो है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो उनकी उत्पत्ति होती है, जो दो प्लेटें होती हैं, उन दो प्लेटों के आपस में घर्षण से, टकराने से 3-4 प्रक्रिया बताई गई है ना। लेकिन अंततः होता क्या है कि जो अंदर छुपा हुआ मलबा होता है, दो प्लेटों के आपस में से टकराने से वो मलबा, अंदर दबा हुआ मलबा अचानक से बाहर की ओर आने लगता है, ऊपर की ओर आने लगता है ना। तो अब समझिएगा, यहां पर मलबा ऊपर आया, धीरे धीरे उसका आकार ऊपर की ओर बढ़ने लगा, जैसे जैसे प्लेटें और पास में आती जाएगी, वैसे वैसे उसका आकार और बढ़ता चला जाएगा। उदाहरण के लिए बहुत प्यारा उदाहरण है हमारा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत आज भी प्रत्येक 1 वर्ष में दोस्तों लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास जो है ना, उसका आकार बढ़ रहा है। किसका? हिमालय पर्वत का। तो आप ये समझिए कि जो अपने आप देखिए उसमें क्या हो रहा है, उसको हम बाकायदा उद्विकास बोलेंगे, वहां पर हम हिमालय का उद्विकास बोलेंगे कि उसमें अपने आप परिवर्तन हो रहा है, उसका आकार बढ़ता जा रहा है, तो वो उद्विकास की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन मिट्टी का ढेर अपने आप फैलने से वो उद्विकास नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसके जो आंतरिक गुण हैं उनमें परिवर्तन आना चाहिए। जैसे पहाड़ के आंतरिक गुणों में परिवर्तन आ रहा है, उसका जो मटेरियल है वो बढ़ता जा रहा है, समझ पा रहे हैं। लेकिन मिट्टी के ढेर में क्या था? मिट्टी उतनी ही थी, कोई मिट्टी अपने आप से बन नहीं रही है, बल्कि जितनी थी वही फैल करके अपना आकार बढ़ा रही है, इसलिए हम उसको उद्विकास नहीं कहेंगे, है ना। तो प्रत्येक फैलना या प्रत्येक के आकार को बढ़ने को हम उद्विकास नहीं कहेंगे, बस इतनी सी बात है। आगे बात करें तो फिर उद्विकास का अर्थ क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। उद्विकास एक ऐसी निरंतर होने वाली प्रक्रिया, कैसी? निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। इसमें कई बच्चे जो है ना डाउटफुल रहते हैं। निरंतर होने वाली प्रक्रिया को आप निरंतर प्रक्रिया मात्र समझ लेते हो, जैसे कि एक फैन का घूमते रहना, है ना, एक फैन का घूमते रहना, वो निरंतर होने वाली प्रक्रिया नहीं है। निरंतर होने वाली प्रक्रिया का मतलब यह होता है कि कोई ऐसा कार्य जो निरंतर रूप से एक ही दिशा में हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है, चाहे तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा, लेकिन एक ही दिशा में हो, वो उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होना चाहिए, उसको हम निरंतर होने वाली प्रक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। तो उद्विकास भी एक ऐसी ही निरंतर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु के भीतर छिपे हुए पहलू अपने आप को प्रकट करते हैं, समझिएगा ना। तो किसी वस्तु के अंदर जो अस्पष्ट पहलू होते हैं, जो छुपे हुए पहलू होते हैं, वो अपने आप को प्रकट करने का प्रयास करते हैं, और जो अंदर छुपे हुए जो अस्पष्ट पहलू है वो अपने आप को प्रकट कैसे कर पाएंगे, कब कर पाएंगे? जब वो बाहर आ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में जो भी हमारी कोशिकाएं होती है, आज हमारे शरीर को बड़ा करने के पीछे सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है? तो हमारी कोशिकाएं होती है। किसकी? बॉडी में प्रत्येक अंग हमारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो उन कोशिकाओं में जैसे प्रस्फुटित होती है वो, उसमें विस्तार होता है कोशिकाओं में, वैसे वैसे हमारी बॉडी भी बढ़ती चली जाती है ना। तो कोशिकाओं के प्रस्फुटित होने से, कोशिका बिल्कुल परमाणुओं की तरह होती है दोस्तों, वो उनका आकार जो है, कोशिकाएं धीरे धीरे प्रस्फुटित होती है और बढ़ती चली जाती है। और उन कोशिकाओं के बढ़ने से आप सोचिए ना, बचपन में आपका हाथ देखिए कितना सा, इतना सा आपका शायद हाथ हो रहा होगा, और आज देखिए कितना बड़ा हाथ है। तो कैसे बड़ा हुआ ये? क्या आपके मॉम डैड ने पकड़ के खींचा था हाथ को? नहीं ना। कैसे बड़ा हुआ था? कैसे बड़ा हुआ दोस्तों? ये अपने आप हुआ। कौन सी? जैविक प्रक्रिया के द्वारा हुआ। और कौन सी प्रक्रिया? जैविक तो हुई है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ है इसके अंदर? तो कोशिकाएं प्रस्फुटित हुई है, कोशिकाएं बढ़ती जा रही है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और बुढ़ापे में क्या होता है? स्किन हमारी लटकने लग जाती है
है ना, लूज हो जाती है स्किन। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे तक भी आपकी जो कोशिका है ना प्रस्फुटित हो रही है, वो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन आपकी जो बॉडी है अब उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा, स्किन जो है आपकी बॉडी से अलग होने लगेगी, है ना। तो ये किसका उदाहरण है? ये उद्विकास का ही उदाहरण है, क्योंकि जो आपकी कोशिका मतलब उनका जो आंतरिक वस्तुएं थी आपकी बॉडी की, वो अब निकल निकल के बाहर आ रही है। समझ पाए ना? तो ये उद्विकास एक ऐसी निरंतर होने वाली प्रक्रिया है जो किसी भी वस्तु के भीतर, किसी भी जीव के भीतर जो पहलू जो छुपे हुए होते हैं उनको बाहर प्रकट करने का कार्य करती है। वह वस्तु सरलता से जटिलता की ओर, सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर होने लगती है। क्या समझ आया इतना? ठीक है ना। चलिए अब कुछ बात करते हैं। दो बहुत प्यारी परिभाषा है, जरा जरा सी परिभाषा है। देखिए होब हाउस ने क्या कहा परिभाषा में, आप आसानी से याद भी रखेंगे और आपको अच्छी भी लगेगी, बिल्कुल छोटी छोटी सी, जैसे आप लाइक करते हैं जैसी, है ना, ऐसी परिभाषा में दो लेकर के आया हूं, मात्र एक एक लाइन का है। देखिए होब हाउस ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उद्विकास से मेरा तात्पर्य किसी भी प्रकार की वृद्धि है। क्या कह दिया इन्होंने? उद्विकास का मतलब क्या हुआ? किसी भी प्रकार की वृद्धि हो वो सब उद्विकास है। तो इस परिभाषा को याद रखना दोस्तों। ये परिभाषा आपको व्याख्या के अंदर भी काम आ सकती है। जब आप बात कर रहे होते कि निरंतर होने वाली प्रक्रिया है या उसके कुछ आप रूल बता रहे हैं, कुछ नियम बता रहे हैं, सिस्टमेटिक नियम बता रहे हैं कि उद्विकास सिर्फ इस प्रकार से होता है, लेकिन वहीं पर आप ये भी बोल सकते हो कि होब हाउस जैसे विद्वानों ने इसको सिर्फ एक वृद्धि मात्र माना है ना, एक वृद्धि मात्र माना है। ये कहकर भी जो है आप इसकी आलोचना भी कर सकते हो। तो इसके लिए ऐसे विद्वानों की जो ऐसे अजीबोगरीब जो विचार आते हैं ना, उनको याद रखना जरूरी है, ताकि हमारी जो आंसर राइटिंग हो ना इफेक्टिव बन सके। क्लियर है ना? अच्छा अगला क्या है? ऑगबर्न, ऑगबर्न और निम्कोक, ऑगबर्न दोनों नाम एक साथ याद रखिएगा। क्या कहा इन्होंने कि उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन मात्र है। निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन मात्र है, मतलब इन्होंने एक प्रकार से क्या कह दिया, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है ना। तो दोनों परिभाषाएं एकदम अलग अलग है, मत दोनों के बिल्कुल भिन्न है, मत भिन्न है। अर्थ भले एक हो सकता है लेकिन मत भिन्न है, विचार इनके अलग अलग है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं उद्विकास की कुछ विशेषताओं पर। तो कुछ जो विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, जरा आइए उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, सामान्य रूप से चर्चा करेंगे। एक तो है सरलता से जटिलता की ओर ये बढ़ती है। अब तक की चर्चा में आप आसानी से यह बात समझ चुके होंगे कि सरलता से जटिलता की ओर प्रतिगमन होता है इस उद्विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत। कोई भी सरल वस्तु जटिलता की ओर जाती है, ये ऐसे समझिए कि आकार में सूक्ष्म से व्यापक की ओर जाती है, असभ्यता से सभ्यता की ओर जाती है। समझ पा रहे? जैसा कि हम मानव का ही मान लेते हैं, हम अपना ही माने। आज से अगर हम आज से 5 से 10 हजार साल पहले की बात करें, जब मनुष्य की उत्पत्ति ही हुई मानी जाती है, तो क्या वो उस समय भी इतना ही सभ्य था? क्या उसके पास संस्कृति थी? क्या उसके पास धर्म था? क्या उसके पास समाज था? क्या उसके पास गांधी जी थे? क्या था उसके पास? कुछ था? इनमें से कुछ भी नहीं था। इसका मतलब कि एक तरह से मनुष्य भी एक पशु ही था। और एग्जैक्टली हम आगे स्तरों में पढ़ने वाले, मैं बताऊंगा आप लोगों को शुरुआत में उसका जो जीवन स्तर था वो किस प्रकार का था। तो सभ्यता तो नाम थी ही नहीं, नाम मात्र बहुत दूर की बात है, थी ही नहीं। कोई संस्कृति नहीं थी, कोई समाज नहीं थी, व्यक्ति का कोई अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं था, बल्कि जंगलों में रहने वाले अन्य पशुओं में से एक पशु इंसान भी हुआ करता था। तो समझिए उस असभ्यता के दौर से वो मनुष्य निकल करके आज वर्तमान में सभ्यता पर आकर खड़ा हो गया। तो ये क्या है? क्या था ये? एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया, मतलब सरलता से जटिलता की ओर। उस समय का समाज कैसा था? सरलता, कुछ भी नहीं था, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, कोई संस्कृति नहीं थी, कोई समाज, कोई धर्म, कुछ भी नहीं था, कोई बाधाएं नहीं थी मनुष्य के मार्ग में। लेकिन आज पग पग पर बाधाएं हैं मनुष्य के। आज उसको प्रत्येक जैसे कि उसके लिए कई प्रकार के कानून बने हुए हैं, समाज के भी कुछ रूल्स बने हुए हैं, उसके स्वयं के मूल्य है जो उसके अनैतिक कार्य करने से उसको रोकते हैं। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। तो सरल समाज से आज जटिल समाज की ओर मानव गमन करके आ चुका है।
और आज भी हम जो है आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आज भी उद्योग विकास की प्रक्रिया हमारे अंदर हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सरलता से जटिलता की ओर जाने वाली ये एक विशेष प्रक्रिया है, या इस प्रक्रिया का एक विशेष गुण है। क्लियर है? अगला पॉइंट है आपका सार्वभौमिक प्रक्रिया। जी हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा कोई समय नहीं है और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर उद्योग विकास की प्रक्रिया ना हुई हो। आप सोच करके देखिए, एक ऐसा क्षेत्र निकालिए जहां पर उद्योग विकास की प्रक्रिया लागू ना होती हो। प्रत्येक क्षेत्र में उद्योग विकास की प्रक्रिया लागू होती है, प्रत्येक समय में उद्योग विकास की प्रक्रिया लागू होती है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब सामाजिक उद्योग विकास की प्रक्रिया सभी स्थानों पर समान रूप से पाई जाती है, सभी स्थानों पर समान रूप से पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा तो नहीं है कि भारत में पैदा हुए एक बच्चे का जो टोटल उम्र होगी वो 70-80 साल होगी, और इंग्लैंड में पैदा हुए बच्चे की उम्र 300, 400, 500 साल होगी। ऐसा सुना है आपने कभी? नहीं सुना होगा ना, है ना। मनुष्य है तो धरती के किसी भी कोने में पैदा हो जाए, 5-10 साल का गैप हो सकता है, जो एक एवरेज एज होती है ना, उसमें 10-20 साल का गैप ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। वो भी किस कारण से? उसके खान पीन के कारण, या उसके जो भी सामान्य सी आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति अगर हो जाती है तो व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा जी लेता है। लेकिन एक जो सामान्य एज होती है ना, मोर देन 100 तो बिल्कुल भी नहीं होती है अब तो, लेकिन एक अराउंड मान लीजिए 100 ईयर्स के आसपास, तो लगभग सभी चाहे किसी भी कोने में लोग रहे, लगभग इतनी ही पाई जाती है ना। फिर वो एक अलग बात है कि कोई देश पूरी तरह से कुपोषण से प्रभावित है, तो वहां के लोगों की जो है एज बहुत ही ज्यादा कम पाई जाएगी। और कोई पूरी तरह सभ्य है और सब खान पीन सब कुछ अच्छा है उसका, तो उसकी एज थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ नहीं होगी कि आपके यहाँ पर 100 साल है तो कहीं और 400-500 साल होगी, ऐसा नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि उद्योग विकास की प्रक्रिया सभी स्थानों पर समान रूप से पाई जाती है। ऐसा समय या स्थान नहीं है जहां पर उद्योग विकास की प्रक्रिया ना पाई जाती हो। प्रत्येक समय में और प्रत्येक स्थान पर उद्योग विकास की प्रक्रिया लागू होती है। ठीक है ना। अगला जो है कि निश्चित क्रम में यह प्रक्रिया होती, क्या है कि निश्चित क्रम है, इसका एक डिफाइन सीक्वेंस है, डिफाइन सीक्वेंस है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो ये एक प्रक्रिया है, एक निश्चित प्रक्रिया। जैसे कि हम बाल्यावस्था से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था में जाते हैं, तो ये क्या है? क्या आप बाल्यावस्था से सीधा वृद्धावस्था में जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। उसके लिए आपको युवावस्था की कैटेगरी, युवावस्था में आना ही पड़ेगा, जिससे कि आज आप आज हो, है ना। तो ये एक प्रॉपर क्रम है, और ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति आए और सीधा उठ करके सीधा बुढ़ापे में चला गया हो, जरूरी नहीं है ना, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक क्रम के अनुसार ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यही कहा गया है कि जो उद्योग विकास की प्रक्रिया है एक सीक्वेंस में चलती है, स्टेप बाय स्टेप चलती है, इधर उधर नहीं भागती, एक स्टेप बाय स्टेप, सभी जगह सभी स्थानों पर। ठीक है ना। निश्चित क्रम होते हैं इसके, निश्चित चरण होते हैं, निश्चित स्टेप बाय स्टेप। समझ पाए ना। अगला जो है आपका, अगला है आपका निरंतर होने वाली प्रक्रिया, जिस पर हम अभी तक चर्चा कर रहे थे। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, निरंतर होने वाली प्रक्रिया। उद्योग विकास एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, अतः इस प्रक्रिया के द्वारा किसी वस्तु का मार्ग सदैव ही उन्नति की ओर ही अग्रसर रहता है, उन्नति की ओर, है ना। सिकुड़ना उद्योग विकास नहीं है, उद्योग विकास बाहर की ओर फैलना है। बलून में हवा डालोगे आप तो उसका जो आकार बढ़ेगा, सामान्य शब्दों में समझने के लिए बोल रहा हूं ना, लिख मत देना, वहां पर गलत हो जाएगा आंसर आपका। बलून में हवा डालोगे आप, उसका आकार बढ़ेगा, उसको आप उद्योग विकास समझ सकते हो। लेकिन किसी ने बलून में पिन मार दिया और वो सिकुड़ करके बिल्कुल गायब हो गया, तो क्या वो भी उद्योग विकास? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास की ओर प्रक्रिया है, बाहर की ओर फैलना उसकी प्रक्रिया है, इसीलिए उसको उद्योग विकास कहा गया है। ठीक है ना। तो उद्योग विकास उसी समय माना जाता है जब कोई वस्तु अपनी पहले की सरल स्थिति से बाहर निकल के और जटिल स्थिति में आ जाए, उसी को हम उद्योग विकास कहेंगे। क्लियर? ठीक है ना। आइए, अगर यहां तक का कंसेप्ट पूरा क्लियर है तो अब आइए आपके बेहतरीन जो कंटेंट है आपका, बेहतरीन कंटेंट इन द सेंस की जो मेन पार्ट है आपके आज का सेशन का, उस पर आइए। अब आज आप अपने आप से परिचित होंगे कि आप क्या थे, कहां थे और कहां आ चुके हैं। आज आप अपने आप को जानेंगे इसके द्वारा। किसके द्वारा?
उद विकास के सिद्धांत के द्वारा, जो कि कुछ विद्वानों के द्वारा हमारे सामने लाया गया है। ठीक है ना। तो वेरियस स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की अगर हम बात करें तो कुछ विशेष प्रकार की हम 3 स्टेप की आज हम चर्चा करेंगे। 3 स्टेपों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें विशेष रूप से चर्चा होगी कि मानव जो है आदिम समाज से लेकर सभ्य समाज तक की जो उसकी यात्रा रही है, आदिम समाज से सभ्य समाज की जो उसकी यात्रा रही है, उसमें उसका क्या क्रम रहा है, कौन कौन सी स्टेप उसने ली है। सबसे पहली स्टेप थी जंगली अवस्था, जिस अवस्था में वो प्रथम रूप से पाया गया। मनुष्य की जो सबसे पहली अवस्था मानी जाती है वो मानी जाती है जंगली अवस्था। जंगली अवस्था का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? ये अवस्था इसकी सबसे प्रारंभिक अवस्था थी। किसकी? मनुष्य की प्रारंभिक अवस्था थी। और ये बिल्कुल बर्बर अवस्था थी, नृशंस अवस्था थी, नृशंस अवस्था। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य जो है ना, इस जंगली अवस्था में पूरी तरह से जंगली जानवरों की तरह व्यवहार करता था। पालतू पशुओं की तरह नहीं, जंगली जानवरों की तरह व्यवहार करता था। क्योंकि पालतू जानवर में और जंगली जानवर में बहुत डिफरेंस होता है। उस समय मनुष्य भी जंगली जानवर की तरह ही व्यवहार करता था, जंगली जानवर ही था। उसका अलग से कोई अपना स्वयं का अस्तित्व नहीं था। ठीक है ना। लेकिन इस काल को भी विद्वानों ने 3 स्तर कालों में विभाजित किया, 3 अलग अलग कालों में विभाजित किया, 3 अलग अलग स्टेप बताइए कि इस जंगली अवस्था में भी मनुष्य 3 अवस्थाओं से होकर गुजरा है। पहली अवस्था तो है इनकी निम्न स्तर। कौन सी निम्न स्तर? मतलब इसकी पहली अवस्था, जंगली अवस्था का पहला स्तर, पहली स्टेप क्या थी इसमें? पहली स्टेप में बिल्कुल जानवरों की तरह था, जंगली जानवरों की तरह था। अच्छा, जंगली जानवर क्या करते हैं? कच्चा मांस खाना, फूल पत्ते खाना, पेड़ों की छाले खाना, पेड़ों पर रहना, गुफाओं के अंदर रहना, किसी और को देखा तो उस पर हिंसक हमला कर देना। ये क्या था? ये जंगली जानवर की निशानी है। और हूबहू बिल्कुल ऐसा ही मनुष्य था प्रारंभिक अवस्था में, और प्रारंभिक अवस्था के पहले स्टेप पर। उसके बाद में थोड़ा सा वो आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो उसके एक अन्य स्तर पर पहुंच जाता है, मध्य स्तर पर। किस पर? मध्य स्तर पर, बीच की स्थिति में आ जाता है। मध्यम स्तर में उसका थोड़ा सा विकास होना प्रारंभ होता है। विकास कैसा होता है कि अब वो जो है ना, पत्थर से पत्थर रगड़ करके आग पैदा करना सीख चुका था। उसको इतना समझ आ गया था कि पत्थर से पत्थर को अगर रगड़ा जाएगा तो यहां से कुछ लाला कुछ निकलेगा जो हमें तपन सा देगा, है ना। तो उससे अगर कोई वस्तु वहां पर, एक्चुअल में क्या हुआ था ना कि पत्थरों के आपस में रगड़ने से वहां पर आग लग जाती है। अचानक से जंगल में आग लग जाने से कई जानवर मर जाते हैं उसमें जल करके। और यही मनुष्य जब उन जानवरों को खाता है तो उसको कच्चे मांस में और उस जले हुए मांस को खाने में जो है काफी डिफरेंस नजर आता है उसको। वो तब उसको समझ आती है कि कच्चा मांस नहीं खाना चाहिए, बल्कि इस प्रकार से इसको सेक करके खाना चाहिए। तो वो वहीं से सीखा था, पत्थर से पत्थर रगड़ के, आग जला करके और मछलियों को पकड़कर उनको सेकना, अन्य जानवरों के मांस को सेकना, खाना, ये यहां से सीख चुका था। तो ये इसका पहला स्तर था, ये इसका पहला स्तर था। लेकिन उसकी जो मनोवृत्ति थी वो पूरी हूबहू बिल्कुल जानवरों की तरह ही थी जो जंगली जानवर हुआ करते थे, है ना। बस इतना सा सीख चुका था वो कि किस प्रकार से जो है कच्चे मांस को सेक करके खाना चाहिए। स्तर और आगे बढ़ता है, उच्च स्तर आता है, तो यहां तक आते आते उसका थोड़ा विकास और होता है मस्तिष्क का। और इस विकास में क्या होता है दोस्तों? इस विकास में जो है उसके मस्तिष्क का थोड़ा विस्तार होने लगता है और अब वो झुंड में रहना चालू कर देते हैं। जो पहले पेड़ों पर, गुफाओं में अलग अलग रहते थे, अब वो झुंड में रहना चालू कर देते हैं। और यहीं से एक पारिवारिक संस्था की स्थापना या शुरुआत हो जाती है। पारिवारिक संस्था की शुरुआत हो जाती है, मतलब परिवार एक संगठन के रूप में लोग रहने लग जाते हैं, है ना। और पत्थरों के तीखे हथियार बना करके उनसे जो है हमला करना, और इसी स्तर में जो है एक दूसरे के अस्त्र शस्त्रों को लूट लेना, उनकी स्त्रियों को लूटना, और इस प्रकार से जो है एक हल्के से, एक सामान्य रूप से संपत्ति की धारणा उनके अंदर आ जाती है। ठीक है ना। तो हालांकि ये स्टेप में प्रत्येक स्तर में परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन ये जंगली अवस्था से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए।
लेकिन जैसे ही ये उच्च स्तर तक आकर पहुंचते हैं, उसके बाद जब इनमें निरंतर रूप से जैसे उच्च विकास के कारण जो उनके अंदर विकास होता है, इनकी बुद्धि जागृत होने लगती है, तो फिर ये अगले विकास में आते हैं बर्बरता के युग में। किसमें? बर्बरता के युग में। और ये बर्बरता का युग का मतलब ये होता है कि जो शक्तिशाली है वो कम शक्तिशाली पर विजय पा लेता है। क्यों? क्योंकि अब यहां तक आते आते उनके अंदर संपत्ति की धारणा आ चुकी थी बहुत अच्छे से। अब वो ये समझने लगे थे कि किसी और के पास में कौन सी वस्तु है जो हमारे काम आ सकती है, तो उसको छीनना। मतलब वो कुछ वस्तुओं के महत्व से परिचित हो चुके थे कि कुछ वस्तु ऐसी है जो उनके जीवन के लिए अति आवश्यक है ना। तो बर्बरता के युग में वो प्रवेश करते हैं। सामाजिक जीवन के उद्विकास का दूसरा स्तर बर्बरता का युग है। इस स्तर यह स्तर एक प्रकार से योग्यतम की विजय का युग भी कहा जा सकता है। बर्बरता के स्तर को भी विद्वानों ने 3 विशेष भागों में विभाजित किया है। आइए तीनों भागों को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पहला भाग है निम्न स्तर, जैसा कि आपने जंगली अवस्था में देखा था वैसे यहां पर भी है। तो इस स्तर का पहले है ना, बर्बरता के युग में पहले स्तर का अर्थ होता है, या पहले स्तर में व्यक्ति कहां पर था, तो इस स्तर का आरंभ जो है ना, ये बर्तन बनाने की कला से माना जाता है। बर्तन बनाने की कला से मतलब ये कि बर्बरता के युग में आते आते जो है मनुष्य अब बर्तन बनाने की कला सीख चुका था। ये स्टील तांबे इनके बर्तन नहीं यार, बल्कि बस मट्टी के बर्तन या कुछ विभिन्न प्रकार के, जिसमें जो है वो खाना रख करके कुछ खाना खाए या और अन्य कार्य कर सके बर्तनों के माध्यम से। तो इसे बर्तन बनाने की कला वो सीख चुका था, और ये सीखने के साथ ही उसके इस युग का प्रारंभ होता है, बर्बरता के युग का, और वो भी पहले स्तर का। ठीक है ना। तो कुछ लोग इसे सबल व्यक्तियों के द्वारा निर्बलों को लूटने का युग भी कहते थे। क्यों कहते थे ऐसा? क्योंकि इसी स्तर से संपत्ति की भावना उदय हो जाती है, लोगों में संपत्ति से परिचित होते हैं। और इस युग में जो है ना, कोई व्यक्ति दूसरे पर जो आक्रमण करता था तो कुछ सीमित वस्तुओं के लिए करता था, ताकि वो उस दूसरे व्यक्ति की वस्तुओं को लूट सके, उससे अपने प्राप्त कर सके। जैसे उसके हथियार लूटना, उनकी स्त्रियों को लूटना, उनके बर्तनों को लूटना। तो विशेष यही 3 साधन थे जिसके लिए वो दूसरों पर आक्रमण किया करता था, है ना। फिर वो निम्न स्तर से लेकर के मध्य स्तर में आता है, और मध्य स्तर में आता है वो, तो मध्य स्तर की शुरुआत कब से मानी जाती है? जैसे ही वो कृषि करना आरंभ करता है। कृषि एक बड़ा बदलाव थी दोस्तों। कृषि एक बड़ा बदलाव क्यों थी? क्योंकि वो कृषि जो है उन व्यक्तियों को एक स्थान पर स्थायी रूप से रहने के लिए मजबूर कर देती है। कृषि को ऐसा तो है नहीं कि 2-4 दिन में की और आगे बढ़ गए, है ना। कृषि स्थायी रूप से होती है। तो उस कृषि को करने के लिए उन लोगों को भी स्थायी रूप से रहना पड़ा। वो जैसे ही उन्होंने स्थायी रूप से रहना प्रारंभ किया, एक समाज का विकास होना प्रारंभ हो गया, सामूहिक रूप से रहना प्रारंभ कर दिया उन लोगों ने। तो इस युग की शुरुआत कृषि के आरंभ से मानी जाती है। स्थायी जीवन का प्रारंभ यहीं से माना जाता है ना। और हालांकि पशुपालन, सिंचाई जैसी व्यवस्था भी अब इस युग में आने लगी थी। पारिवारिक जीवन भी काफी सीमा तक जो है स्पष्ट होने लगा था। हालांकि स्पष्ट तो होने लगा था पारिवारिक जीवन, लेकिन आज भी जो है ना, पारिवारिक जो सदस्य हुआ करते थे, सदस्यों के जो आंतरिक संबंध हुआ करते थे ना, वो संबंध आज भी स्पष्ट नहीं थे, इस युग तक भी स्पष्ट नहीं थे। मतलब परिवार में किस प्रकार के संबंध होना चाहिए, है ना, इस प्रकार के संबंधों में कोई स्पष्टता अभी तक नहीं थी। अभी भी जानवर पशु प्रवृत्ति से ये युक्त थे। लेकिन इस स्तर को फिर पार करके उच्च स्तर की ओर जाते हैं, और उच्च स्तर की शुरुआत मानी जाती है धातु के जो है धातु के ज्ञान से, मान लीजिए धातु ज्ञान से। जैसे मध्य स्तर की शुरुआत कृषि युग से आती है। इसके प्रथम वाले स्तर की शुरुआत किससे? बर्तन बनाने की कला से आती है। मध्य स्तर की शुरुआत कहां से होती है? कृषि करने से। और इसी प्रकार से उच्च स्तर की जो शुरुआत होती है वो धातु के ज्ञान से होती है। और धातु में कौन से धातु दोस्तों? सबसे पहले लोहा। तो लोहे को गला करके उसके हथियार बनाना, उसके विभिन्न और अन्य साधन बनाने की कला जैसे ही वो सीखता है, इस उच्च स्तर की शुरुआत हो जाती है। और धातु के आने से जैसे मानो कि समाज में क्रांति आ गई हो, कई प्रकार के आविष्कार होना प्रारंभ हो जाते हैं, कई प्रकार की नई खोजें हो जाती है, कई प्रकार से जो है अपने ज्ञान से वो ना पूरी तरह से फलीभूत हो जाता है। मतलब बहुत अच्छे से उसको ज्ञान हो जाता है हर चीज का। क्यों? क्योंकि लोहे के मात्र आ जाने से, लोहे के हथियार बन जाने से उसके प्रत्येक कार्य अब सिंपल होने लगे थे, आसान होने लग गए थे। पशुओं का शिकार करना, उनको मारना, खाना, अपने भोजन को इकट्ठा करना या कृषि करना, कई सारे कार्य जो है अब लोहे के औजारों से किए जाने लगे थे।
इसलिए उनका जीवन आसान होने लग गया था और अब विकास की ओर धीरे धीरे बढ़ने लग चुका था। क्लियर है? अब जब चूंकि कृषि का विकास हो चुका है, लौह धातु की विकास हो चुका है, हथियार लोहे के बनने लगे हैं, कृषि के हथियार औजार जो है वो भी लोहे के बनने लगे हैं, तो अब ऐसा होने से स्थायी जीवन तो आ चुका है, लोग स्थायी रूप से रहने लगे। जब स्थायी रूप से रहेंगे तो वो संगठित होकर रहेंगे, एक समाज के रूप में रहेंगे, और जब एक समाज पनपता है दोस्तों तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है एक राज्य की भी उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार से गणराज्यों का विकास यहीं से आरंभ इसका माना जाता है, गणराज्यों के विकास का आरंभ यहीं से माना जाता है, लेकिन छोटे छोटे गणराज्यों का। क्लियर है यहां तक का? चलिए अगला बात करते हैं दोस्तों, जिस युग में हम निवास करते हैं, है ना, तो प्रारंभ से देखा आपने जंगली अवस्था से बर्बरता की अवस्था देखी, बर्बरता के बाद में अब तीसरा जो युग आता है वो आता है सभ्यता का युग, जिसे हम लोग आज के युग को कहते हैं। अपना हम ये मानते हैं कि आज हम सभ्य हैं, ये मानते हैं हम लोग आज कि हम अपने आप को सभ्य मानते हैं, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है अपने आप को सभ्य मानने में, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सभ्य ही मानता है तो नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन मानता है। तो हम अपने आप को इस युग में अपने आप को सभ्य मान रहे हैं कि हम जंगली अवस्था से निकल करके सभ्यता के युग में आ पहुंचे हैं और आज हम पूरी तरह सभ्य हो चुके हैं। लेकिन इसमें भी दोस्तों हमें 3 स्टेप देखनी है, 3 स्टेप देखनी है। इस युग की शुरुआत कहां से मानी जाती है? टेक्नोलॉजी के आरंभ से, प्रौद्योगिकी के विकास से, प्रौद्योगिकी के ज्ञान से। जैसे ही टेक्नोलॉजी आई वैसे ही हम नए युग में प्रवेश कर चुके हैं, सभ्यता के युग में आ चुके हैं। अच्छा, इसमें भी 3 युग स्तर, पहला निम्न स्तर, तो इसका आरंभ एक विशेष भाषा के ज्ञान से होता है। जैसे ही हमको एक विशेष भाषा का ज्ञान हुआ जिससे हम अपने भाव और विचारों को प्रकट कर सके, वैसे ही हमने इस सभ्यता वाले युग में प्रवेश कर लिया। इस स्तर में सभ्यता और संस्कृति का बहुत तेजी से विकास हुआ। भारत में इस स्तर का आरंभ जान के आपको अजीब लगेगा, अब जब कंप्रोमाइज करना, माफ कीजिएगा, जब आप तुलना करेंगे ना तब आपको पता चलेगा विश्व में आज भारत जो है ना इस आधुनिक सभ्यता के स्तर पर पैर रखने को कम से कम 5000 वर्ष हो चुके हैं। मतलब 5000 वर्ष हमारी सभ्यता का प्रमाण है, सभ्यता के युग में आने का प्रमाण है। उससे पहले लंबा क्रम रहा था हमारा जंगली अवस्था का, उसके बाद में बर्बरता का अवस्था का भी लंबा क्रम रहा। कई सालों, कई वर्षों बाद में, हजारों वर्षों बाद हम सभ्यता के स्तर पर आए। वो सभ्यता के स्तर पर आते हुए भी हमको 5000 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं। भारत भूमि की बात कर रहा हूं, आप विश्व के अन्य जो संस्कृतियां हैं, सभ्यता है, उनकी तुलना अब करके देखिएगा तो आपको ज्ञान होगा कि भारतीय सभ्यता कितनी प्राचीन है। हम ऐसे ही अपनी संस्कृति की तारीफ नहीं करते दोस्तों। जब आप लोग जानेंगे ना, जब आप लोग पहचानेंगे ना कि हमारी सभ्यता क्या रही है, संस्कृति क्या रही है, तो आपको भी बड़ा गर्व होगा कि यार हम इतने पुराने हैं। तो विश्व गुरु कहना अपने आप में अजीब सा नहीं लगेगा, आप लोगों को बन सकते हो। एग्जैक्टली है ना। चलिए उसके बाद में एक अगला स्तर आता है मध्य स्तर, और इसमें आर्थिक और राजनीतिक संगठन होने लग गए थे, आर्थिक और राजनीतिक संगठन बनने लगे थे, है ना। और इन संगठनों से ही एक व्यवस्थित हो जाने के कारण आर्थिक क्रियाएं तेजी से होने लगी, आर्थिक क्रियाएं, है ना। और कुछ कानून बनने लगे समाज के लिए, कानूनों का निर्माण होने लग गया था। राज्य की सत्ता में काफी वृद्धि होने लगी थी, मतलब राज्य की पावर अब जो है सोसाइटी की पावर बढ़ने लगी थी, राज्य की, गवर्नमेंट की, एक सरकार, एक संगठन बनने लगा था, है ना। और अंतिम रूप से आता है एक अगला स्टेप, उच्च स्तर, जिसमें आज हम निवास करते हैं। अगला स्तर उच्च स्तर, और इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। कब से? 19वीं शताब्दी से। तो 19वीं शताब्दी से उच्च स्तर की शुरुआत मानी जाती है जब समाज आधुनिक जटिल स्थिति में आ गया, ठीक है ना। यह सभ्यता का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। इसमें उच्च स्तर पर उत्पादन और आर्थिक आधार पर जटिल समाज का निर्माण होता है। इस प्रकार उच्च स्तर सभ्यता का आधुनिक रूप है। उच्च स्तर जो है सभ्यता का आधुनिक रूप है। आज भी उद्विकास की प्रक्रिया हमें निरंतर सरलता से जटिलता की ओर ले जा रही है। मेरे ख्याल से दोस्तों कंटेंट को समझने में कोई समस्या आपको नहीं आई होगी, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे सामाजिक प्रगति की। क्लियर है? सामाजिक प्रगति हम बताएंगे, उसके विकास पर चर्चा आप लोग करेंगे। क्लियर है? चलिए मिलेंगे अगले सेशन दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जो नए स्टूडेंट है वो एक बार ठीक से देख ले, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके भी आप निरंतर रूप से हमारे साथ स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप पर नंबर दिए गए हैं, यहाँ से भी आप जो है लिंक ले सकते हैं ग्रुप की, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है ग्रुप की, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर ग्रुप है, उसको ज्वाइन करके डायरेक्टली आप जो है सभी सेशन हमारे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।